Hello students, I welcome you all on my YouTube class Literary Classes. In my last video, I had discussed with you all about the identification of present continuous tense. In today's video, I will move further to the next topic, that is the structures of the present continuous tense. आइए आपको मैं बता रहा हूँ structures. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे हों। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि इस स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, चाहे हम सेंटेंस को बोलें या लिखें, इट मीन्स आइदर वी यूज ओरल और रिटेन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू एंड फॉर एवरीवन टू नो द प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। अगर सेंटेंस का प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो आपका जो सेंटेंस होगा वह ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, इनइफेक्टिव होगा। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बातें मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जो सेंटेंस होता है उसका क्लासिफिकेशन ग्रामेरियंस जितने भी हैं, जितने भी स्कॉलर्स हैं, लिटरेड पर्सन्स हैं, वो सभी दो ग्राउंड पे करते हैं। यानी वाक्य का भेद हम दो आधार पे करते हैं, अर्थ के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और रचना के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर। आपको यह बात ध्यातव्य होगी या ध्यान में रखना चाहिए, नोटिसेबल पॉइंट है कि जब किसी सेंटेंस को हम लिखते हैं तो यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो मीनिंग अर्थात अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर स्टूडेंट्स जो वाक्य होता है वो 5 तरह का होता है, जिसके बारे में आप पहले पढ़े भी होंगे। मैं यहाँ पे हल्का सा चर्चा कर देता हूँ। पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेज, जिसके बारे में आप जानते भी हैं। दूसरा जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। थर्ड जो होता है ओप्टेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ जो हो गया, यहाँ पे आप थर्ड को अगर ऑप्टेटिव कर दिए तो फोर्थ पे इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव सेंटेंसेस। और फिफ्थ नंबर पे आप रख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। स्टूडेंट्स, इस बात को यहाँ समझा जाए कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो 3 तरह के ये सेंटेंसेस होते हैं, इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टूडेंट्स लगभग फिक्स होते हैं, उनका टेंस भी फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि इन वाक्यों को हम किसी भी टेंस में कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में I will only discuss about the structure of assertive and interrogative. यहाँ पे ये बात मैं आपको बताते भी चल रहा हूँ कि you also care कि optative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences, these sentences can't be described, can't be expressed in any or all sentences, all tenses. They have some categories of classifications, especially simple present tense we use for these. तो यहाँ पे हम इन 2 सेंटेंसों की बात करेंगे, दैट इज असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आइए स्टूडेंट्स, आपको मैं शुरू करता हूँ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। तीनों एक ही नाम है, असर्टिव सेंटेंस, आइदर डिक्लेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट। ये होता है 2 तरह का, जिसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक हो जाता है पॉजिटिव और एक हो जाता है नेगेटिव।
यहाँ पे एक बात और नोटिसेबल है स्टूडेंट्स की पॉजिटिव को एफर्मेटिव भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी हम कहते हैं। अफर्मेटिव माने दैट इज पॉजिटिव, दैट इज द पार्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंस। और एक हो गया नेगेटिव। अब यहाँ से आपका स्ट्रक्चर में बता दूं, अगर मान लीजिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, उसका पहला पार्ट हम लेते हैं दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है या होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, we should always remember the first word of positive sentence must be subject, then helping verb, then main verb with ing form, that is present participle, not here gerund. Always keep this point in your mind. Then other words, and after then full stop. केयर हियर, यहाँ पर बहुत ध्यान दीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं प्रेजेंट का, पास्ट का, पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो उसमें आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। फिर अदर वर्ड्स, चाहे वो आपका ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो या बाकी जो भी हो। जैसे उदाहरण ले लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल लेने से पहले आप लोगों को एक बात मैं यहाँ बताऊंगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये नोटिसेबल है, इसको समझना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये इज है, एम है और आर है। अब देखिए यहाँ से बता देते हैं, ये जो इज है किसके साथ यूज करिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर इन नंबर हो और थर्ड इन पर्सन हो। फिर सुनिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पर्सन में क्या हो, थर्ड हो, और नंबर में क्या हो, सिंगुलर हो, इन दैट कंडीशन वी शुड ओनली यूज इज एज आवर हेल्पिंग वर्ब। इफ दैट इज सिंगुलर इन नंबर एंड इन पर्सन फर्स्ट, मान लीजिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट कर दिया, ऐसा एक ही वर्ड मिलेगा आई, in that case use am not is। फिर से सुनिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो और पर्सन में फर्स्ट हो तो उसके साथ एम यूज करो, सिंगुलर हो नंबर में और पर्सन में मान लीजिए फर्स्ट नहीं थर्ड हो तो उसके साथ इज यूज करें, बाकी जो बचे सबके साथ बाबू आर यूज करें। आप जानते भी होंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर इस पर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है, जैसे हम कह रहे हैं वी आर स्टडिंग टेंस, या ये हो जाएगा वी, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब ले लिया हमने, आर क्यों लिया आप जानते भी हैं, क्यों ले रहे हैं भाई, क्योंकि ये आपका पर्सन में क्या है, फर्स्ट है, अच्छी बात है, नंबर में क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे, इसको भी ध्यान देंगे। तो वी आर। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं प्लेइंग, तो प्ले में क्या जोड़ दिया, आईएनजी, प्लेइंग। अब कुछ मान लीजिए खेल रहे हैं हमने क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बिल्कुल अवेलेबल है, इसमें कहीं से कोई दुराय नहीं है। अब देखिए, अगर मान लीजिए अब आपका स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ नेगेटिव का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा केवल चेंज आएगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और वहां पे लग जाएगा नॉट, बाकी वही है, मेन वर्ब में आईएनजी का फॉर्म होगा और फिर अदर वर्ड। तो ये अदर वर्ड्स होंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगेगा। अब इसको एक बार प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ये हो जाएगा वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट स्टडिंग टेंस, वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम। ये सभी के सभी जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो आई होप आप लोगों को ये असर्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। कोरोना के सिचुएशन में सभी लोग लॉकडाउन में ही हैं, हमें देश को बचाना भी है, स्वयं को भी बचना है और उन सभी विचारों से भी सावधान रहना है
जिन विचारों से ये देश परेशान है, कम से कम उसका समर्थन तो नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। शेष आप सबकी मर्जी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज अगर आप लेते हैं तो कैसा बनेंगे। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, जिसको आप कहते हो कि यस नो टाइप, ये पहला होता है, और एक होता है WH टाइप। इन दोनों की स्ट्रक्चर में स्लाइट डिफरेंस है, एक वर्ड का डिफरेंस आता है। थोड़ा सा इनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। यस नो टाइप क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय ओनली गिविंग द वर्ड यस और नो। यानी कि कोई क्वेश्चन है, उसका उत्तर आप चाहो तो एक शब्द या तो यस या नो, आइदर यस और नो बोल करके आप आंसर दे सकते हैं, उसको आप कहते हैं यस नो टाइप। और WH टाइप क्या होता है? जो WH वर्ड जैसे व्हाट है, विच है, व्हेन है, हाउ है, वेयर है, इन वर्डों से उसकी शुरुआत होता है। और ऐसा कोई WH वाला वर्ड अगर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। देंगे तो सुनने में आपको हंसी है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ वेयर आर यू गोइंग, आप बोलेंगे यस सर। व्हाट आर यू ईटिंग, नो सर। तो निश्चय ही ये क्वेश्चन फनी हो जाएगा और आंसर आपका सिली हो जाएगा। इसलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर यस नो टाइप का आपका सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वही मेन वर्ब का ING फॉर्म, और तब जाके अदर वर्ड्स आपके आएंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए एक बात और मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो वेयर के बाद मैंने ये आपका, एक सेकेंड में आपको WH का एग्जाम्पल देने लगा। आर यू गोइंग टू बलिया, मान लीजिए हमने लिख दिया आर, ये आपका होगा हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा स्टूडेंट्स, वो किसके अनुसार होता है? तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है कि आर यू गोइंग टू, ये जो आर मैं लगा रहा हूँ वो इस यू के अनुसार ही लगा रहा हूँ। दिस यू मीन्स दिस सब्जेक्ट विल डिसाइड व्हाट द हेल्पिंग वर्ब यू विल पुट हियर, आइदर इज और एम और आर। क्या लगाओगे आप? आर यू गोइंग टू बलिया जब मैं बोल रहा हूँ आर यू गोइंग टू बलिया, तो ये ध्यान देने वाली बात है। आप ये मत दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको हर जगह यहाँ आर ही रखना है। एम आई हेल्पिंग यू, इज मोहन गोइंग टू आगरा, मुझे लगता है लॉकडाउन में तो जा ही नहीं पाएगा। तो ये जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो इस सब्जेक्ट के अनुसार डिसाइड होगा, तो ये स्ट्रक्चर होगा। कभी कभी यस नो टाइप में भी नेगेटिव होता है, तो आप कर देंगे। जैसे आप कह सकते हो कि आर यू नॉट गोइंग टू बलिया, आर यू नॉट स्टडिंग योर ग्रामर, तो वो जो नॉट लगेगा उसका स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। इसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद उसका नॉट लगा देते हैं। अब WH वाला देखिए, WH टाइप जो होगा उसमें भी यही होगा, WH वर्ड लगेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है वो, फिर मेन वर्ब उसके साथ ING फॉर्म, और तब जाके अदर वर्ड्स होते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए मैं वाई से पूछ रहा था, वाई आर यू गोइंग टू बलिया। अब इस समय तो ये प्रश्न बाबू रिलेवेंट है ही नहीं, कोई कहीं क्यों जाएगा, अपने देश को खतरे में क्यों डालेगा, हम सब भी तो वॉरियर्स हैं अपने देश के, घर में रह कर के देश को बचाएंगे। खैर ये ग्रामर की दृष्टि से है, वाई आर यू गोइंग टू बलिया। अगर इसको भी नेगेटिव बनाना हो तो आप इसके बाद WH वर्ड हो, उस पर हेल्पिंग वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, फिर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से आपका ये जो स्ट्रक्चर है। और देखिए शॉर्ट में भी आप बनाना चाहें तो ईज में जब नॉट जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा इजंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। आर में भी आप चाहें तो नॉट जोड़ सकते हैं, शॉर्ट में सब आपने कंट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ा होगा, ये अरेंट हो जाएगा, ऐसे दोनों हो सकता है। लेकिन ये ध्यातव्य ये है, आप लोगों को मैं बता दूं कि लिखना चाहिए फुल वर्ड ही। प्रोनाउंसिएशन आप चाहें तो शॉर्ट में कर सकते, जैसे आप लिखते हैं कि ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो लिखने में फुल लिखा जाता है, बोलते समय थोड़ा अच्छा लगता है कि ही इजंट प्लेइंग क्रिकेट, दे आरंट हेल्पिंग मी, तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, बोलते समय फुल लिखना चाहिए। तो ये आपके स्ट्रक्चर्स रहे असर्टिव और इंट्रोगेटिव।
जिनका हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे यूज करेंगे। मुझे आशा होगा कि आप लोग ये क्लास जो यूट्यूब पे आप पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप पूछ लीजिए, लेकिन स्टडी करिए। अब जैसे आप चाहते हैं कि आप होम असाइनमेंट क्या करें, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई आपका सेंटेंस ले लिया, मान लीजिए लिख लिया राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। आप इसके हिसाब से सेंटेंस ले सकते हैं और इसको एक बार नेगेटिव में ले सकते हैं, मतलब नेगेटिव में बनाइए। फिर इसके बाद आप इसको इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं, फिर उसी तरह से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो ये आपके कई तरह से आप यूज कर सकते हैं, आपके बुक में एक्सरसाइज होगा उसको आप कर सकते हैं। ओवरऑल आई होप you all have enjoyed this class in the form of YouTube channel video। जहाँ भी आपको डिफिकल्टी फील होती है आप जरूर पूछिए। आने वाली वीडियो में अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, और स्टूडेंट्स वो सबसे प्रोमिनेंट है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ पाए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचाने, दूसरा नंबर उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, और आने वाला जो तीसरा पार्ट होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसका यूज कब होता है। एंड आई थिंक और आई होप or I feel that is the very most important topic of present continuous tense। Okay students, I wish you all remain safe, be happy with your parents in your family, and support our nation that we are fighting in this moment to the disastrous problem named COVID-19। Okay, thanks।